सम्मानित साथियों, अब तक आपने देखा अंबेडकर संदेश में कि किस तरह से महात्मा गांधी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बीच कम्युनल अवार्ड को लेकर पत्राचार होता है। सबसे पहले 11 मार्च 1932 को महात्मा गांधी इरबदा जेल से ही पत्र सर सैमुअल होर को लिखते हैं। 17 अप्रैल 1932 को सर सैमुअल होर उस पत्र का जवाब लिखते हैं और उसके बाद महात्मा गांधी लंबी तान कर सो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पत्र में आमरण अनशन की धमकी दी थी और उन्होंने ऐसा मान लिया था कि आमरण अनशन की धमकी देना निश्चित तौर पर दलितों के जो पृथक निर्वाचन का अधिकार है, दोहरा मताधिकार है, उसको रोका जा सकेगा। लेकिन सम्मानित साथियों, ऐसा हुआ नहीं। 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिया जाता है और जिसमें अस्पृश्यों को दोहरा मताधिकार और साथ ही साथ पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाता है। आनंद फानन में 18 अगस्त 1932 को मिस्टर गांधी पत्र ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लिखते हैं और वो पत्र का जवाब ब्रिटिश प्रधानमंत्री 8 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी को लिखते हैं। लेकिन वो पत्र आपने पिछले अंबेडकर संदेश में जरूर सुना होगा, किस तरह से महात्मा गांधी के पत्र का बखिया उधेड़ी थी मिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने। तो सामान्य साथियों, इसके बाद फिर एक बार पुनः श्री गांधी एक पत्र लिखते हैं 9 सितंबर 1932 को। 9 सितंबर 1932 में जो पत्र लिखते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री को, उसमें ये सूचना देते हैं कि हम 20 सितंबर से आमरण अनशन करेंगे, हम अपने निर्णय पर अटल हैं। ये बात मिस्टर गांधी लिखते हैं। हालांकि वो पत्र काफ़ी संक्षिप्त है, जो हमने पिछले अंबेडकर संदेश में आपके समक्ष रखा है। यदि आपने पिछले इन अंबेडकर संदेश जिनसे पत्राचार लगातार हुआ है वो अगर आपने नहीं सुना है, तो हमारा विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन है, पिछले के 4 से 5 अंबेडकर संदेश जो लगातार हैं वो आप जरूर सुन लीजिए, क्योंकि जब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो आप आसानी से अंबेडकर संदेश का निहितार्थ निकाल पाएंगे। आज के अंबेडकर संदेश में ये संपूर्ण जो यहाँ पर पत्राचार हुआ है उसका विश्लेषण बाबा साहब करते हैं। उस विश्लेषण को लेकर हम उपस्थित हुए हैं और इसके बाद पुनः पैक्ट की बात भी हम आपसे करेंगे। पेज नंबर 94 से 97 तक है। आइए ले चलते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 में। तदनुसार 20 सितंबर 1932 को श्री गांधी ने अस्पृश्यों को पृथक मतदान देने के विरुद्ध अपना आमरण अनशन आरंभ कर दिया। यानी कि 20 सितंबर को, जैसा कि उन्होंने घोषित कर रखा था कि 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन करेंगे, तो उन्होंने कर दिया, शुरुआत कर दी आमरण अनशन की। बाबा साहब लिखते हैं कि श्री प्यारेलाल ने अपनी पुस्तक द एपिक फास्ट में इस कथानक की सत्यता को चित्रात्मक रूप से प्रकाशित किया है। इच्छुक पाठक इसका संदर्भ देख सकते हैं। मैं उन्हें चुनौती देना चाहूँगा कि ये पुस्तक बासवेल द्वारा लिखी गई थी और इसमें ऐसी गलतियाँ भरी पड़ी हैं जैसी बासवेल करते हैं। इसका एक पक्ष ये भी है कि उसकी प्रस्तुति के लिए मेरे पास समय है, मेरे पास न स्थान, उद्धत करने के लिए न स्थान है और न समय ही। मैं केवल उस बयान की ओर ध्यान दिला सकता हूं जिसे मैंने श्री गांधी के आरंभिक अनशन की पूर्व संध्या पर प्रेस को छपने के लिए दिया था और उसमें उनकी चालों का पर्दाफाश किया गया था। ये कहना काफ़ी है कि यद्यपि श्री गांधी ने आमरण अनशन की घोषणा की थी, परंतु वे मरना नहीं चाहते थे और बहुत लंबे जीवन के आकांक्षी थे। जो प्रेस नोट मैंने छपने के लिए दिया था उससे ये स्पष्ट हो जाता है। अनशन से समस्या उत्पन्न हो गई। समस्या थी कि श्री गांधी के प्राण कैसे बचाए जाएं। उनके प्राण बचाने का केवल एक ही उपाय था, वह ये था कि सांप्रदायिक पंचायत को, कम्युनल अवार्ड को रद्द कर दिया जाए, जिसके बारे में श्री गांधी कहते थे कि इसने उनकी आत्मा को हिला दिया है। प्रधानमंत्री ने एकदम स्पष्ट कर दिया था कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल उसे वापस नहीं लेगा और ना ही उसमें अपने आप कोई परिवर्तन करेगा, परंतु वे किसी ऐसे सिद्धांत को जो सवर्ण हिंदुओं और अस्पृश्यों को मान्य हो
उसके स्थान पर लाने के लिए तैयार थे। क्योंकि मुझे गोलमेज सम्मेलन में दलितों का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला था, इसलिए ये मान लिया गया कि अस्पृश्यों की सहमति मेरे उसमें शामिल हुए बिना मान्य नहीं होगी। आश्चर्य की बात यह थी कि भारत के अस्पृश्यों के प्रतिनिधि और नेता के रूप में मेरी स्थिति पर कांग्रेसियों ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, बल्कि उसे वास्तविक रूप में स्वीकार किया। स्वाभाविक तौर पर सबकी आंखें मेरी ओर लगी थीं, जैसे कि मैं इस नाटक का खलनायक हूँ। बाबा साहब यहाँ अपने आप को किस तरह से परिभाषित करते हैं कि लोग मुझे खलनायक की भूमिका में देख पा रहे थे। यहाँ पर ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इन जटिल परिस्थितियों में मैं असमंजस में पड़ गया। ये बाबा साहब स्वयं लिखते मेरे साथियों। बाबा साहब कहते हैं कि मेरे सामने दो ही रास्ते थे। मेरे सामने कर्तव्य था, और जिसे मैं मानवीय कर्तव्य मानता हूँ कि श्री गांधी के प्राणों को बचाया जाए। दूसरी ओर मेरे सामने समस्या थी कि अस्पृश्यों के उन अधिकारों की रक्षा की जाए जो प्रधानमंत्री ने दे दिए थे। मैंने मानवता की पुकार को सुना और श्री गांधी के प्राणों की रक्षा की। इसके बाद यहाँ पर बाबा साहब लिखते हैं कि मैं सांप्रदायिक पंचायत में ऐसे ढंग से परिवर्तन करने के लिए राजी हो गया जो श्री गांधी को संतोषजनक लगे। वह समझौता पुनः पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पुनः पैक्ट क्या है, ये हम अगले अम्बेडकर संदेश में बताएंगे। सम्मानित साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश को अब हम यहीं रोकेंगे। दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर, जो कि बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात VDA के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।